सोने की कीमतें पिछले एक साल में अगर हम देखें तो लगभग 70% ऊपर जा चुके हैं। 70%? हम्म। मतलब ये एक ऐतिहासिक उछाल है। बिल्कुल। और सिर्फ पिछली तिमाही के मुकाबले देखें तो कीमतें 15% और बढ़ गई हैं। अब अर्थशास्त्र का कोई भी साधारण छात्र आपको यही बताएगा कि भाई मांग तो गिरनी ही चाहिए। हाँ, जब किसी भी चीज की कीमत इतनी भयानक तेजी से आसमान छूने लगती है तो उसकी मांग जमीन पर आ गिरती है। दुकानों में सन्नाटा छा जाना चाहिए, लोगों को खरीदारी रोक देनी चाहिए। थ्योरी तो यही कहती है। लेकिन आज हम जिस कंपनी की अर्निंग्स कॉल का एनालिसिस करने वाले हैं, उनके शोरूम्स में इस वक्त तिल रखने की जगह नहीं है। सच में? हाँ। हम बात कर रहे हैं पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड की, जिन्हें बाजार में पीएनजी के नाम से जाना जाता है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। 10 फरवरी 2026 को हुए उनके Q3 FY 26 अर्निंग्स कॉल के जो नंबर्स हैं, वो मतलब कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। बिल्कुल, नंबर इतने चौंकाने वाले हैं कि एक बार के लिए लगेगा कि कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, क्योंकि डेटा है ही ऐसा। इतनी भयानक महंगाई के बीच पीएनजी के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 35% का उछाल आया है। उनके स्टोर्स में ग्राहकों की आवाजाही, जिसे हम फुटफॉल कहते हैं, वो 33% बढ़ गई है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है उनका कन्वर्जन रेट। जो लोग उनके स्टोर में घुस रहे हैं उनमें से 94% लोग कुछ न कुछ खरीद कर ही बाहर निकल रहे हैं। 94%। ये रिटेल में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। बिल्कुल। दशहरा पर 190 करोड़ रुपए और दिवाली पर 606 करोड़ रुपए की बिक्री, और अक्टूबर का महीना तो 1800 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री वाला महीना बन गया। क्या बात है। ब्रांड कैसे अर्थशास्त्र के सारे नियमों को तोड़कर भारी मुनाफा कमा रहा है। ये वाकई में मतलब कंज्यूमर बिहेवियर और कॉर्पोरेट रणनीति की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। अगर हम इस डेटा की परतों को खोलें तो समझ में आता है कि पीएनजी ने बाजार की सबसे बड़ी चुनौती, यानी ये जो आसमान छूती कीमतें हैं, उसको ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी ये विरोधाभास समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे रातों रात पेट्रोल की कीमत दुगनी हो जाए और लोग अचानक से ज्यादा कारें खरीदने लगे। मतलब जब सोना इतना महंगा हो गया है तो लोग इतनी भारी खरीदारी कैसे कर रहे हैं? आम इंसान के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, दरअसल मैं आपकी उस पेट्रोल वाली एनालॉजी से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसे आप जलाते हैं, वो खत्म हो जाता है, वो कंज्यूमेबल है। लेकिन सोना एक एसेट है। इसकी तुलना पेट्रोल से करने के बजाय रियल एस्टेट से करना ज्यादा सही होगा। रियल एस्टेट से? वो कैसे? मान लीजिए आपके पास एक पुराना घर है और अचानक से पूरे शहर में प्रॉपर्टी के दाम दोगुने हो जाते हैं। क्या आप उदास होंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश होऊंगा। सही कहा। आपको लगेगा कि आपकी हैसियत दोगुनी हो गई है। आप उस पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर या उसकी बढ़ी हुई इक्विटी का इस्तेमाल करके एक नया बेहतर घर ले सकते हैं। सोने के मामले में भी भारतीय ग्राहकों के साथ ठीक यही मनोविज्ञान काम कर रहा है। दिलचस्प है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ग्राहक अपनी जेब से कोई नया पैसा निकालकर खर्च नहीं कर रहे हैं। इस पूरी पहेली का जवाब है ओल्ड गोल्ड, यानी पुराना सोना। ओल्ड गोल्ड मतलब जो पुराने गहने सालों से घर की तिजोरियों में बंद पड़े हैं? बिल्कुल। पीएनजी के अर्निंग्स कॉल के डेटा के अनुसार उनकी कुल नई खरीदारी का लगभग 40% हिस्सा पुराने सोने को एक्सचेंज करके आ रहा है। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, भारतीय घरों में सोना हमेशा से सिर्फ पहनने की चीज नहीं, बल्कि एक सुरक्षित करेंसी माना जाता है। अब जरा उस मध्यम वर्गीय परिवार के नजरिए से सोचिए। शादी का घर है, नए गहने चाहिए, सोना 75,000 के पार है, नया कैश निकालना तो मुश्किल है। हाँ, जाहिर है। लेकिन उन्हें याद आता है कि दादी के जमाने के कुछ भारी कंगन तिजोरी में रखे हैं जिनका डिजाइन अब कोई नहीं पहनता। पिछले एक साल में 70% की तेजी के कारण उन पुराने कंगनों की कीमत अचानक से बहुत बड़ी हो गई है। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। उनकी क्रय शक्ति यानी जो परचेसिंग पावर है वो अचानक से बढ़ गई है। एकदम सही। जब वो पीएनजी के शोरूम में जाते हैं तो ये ऊंची कीमतें उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि ये उनके पुराने निवेश का एक बम्पर मुनाफा बन जाती हैं। ये उसी पुराने सोने की बढ़ी हुई वैल्यू का इस्तेमाल करके नए डिजाइन की ज्वेलरी ले जाते हैं। महंगाई ने उन्हें कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में अमीर महसूस करवा दिया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। मतलब क्या बात है। लेकिन
ओल्ड गोल्ड के अलावा भी तो कुछ लोग नया पैसा लगा रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल लगा रहे हैं। और वहां एक दूसरी तरह की साइकोलॉजी काम कर रही है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, निवेश वाली मांग। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिमांड ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। कॉल में बताया गया है कि कुल बिक्री में बुलियन यानी सोने के सिक्के और बार, उनका हिस्सा 25 से 26% हो गया है, जो कि काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। जब कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही होती हैं, तो एक वर्ग ऐसा होता है जिसे लगता है कि अगर आज नहीं खरीदा तो कल ये और महंगा हो जाएगा। वे डिजाइन की परवाह नहीं करते, वे बस ठोस सोना अपनी तिजोरी में रखना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, मुझे मांग समझ में आ गई, तिजोरी का पुराना सोना और सिक्कों का लालच। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए। हाँ, अगर बिक्री का 40% हिस्सा सिर्फ पुराने सोने के एक्सचेंज से आ रहा है और 26% लोग सिर्फ सिक्के और बार खरीद रहे हैं, जिन पर मेकिंग चार्ज तो ना के बराबर होता है, तो कंपनी का मुनाफा इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं कि पीएनजी का ग्रॉस प्रॉफिट 98.2% बढ़कर 474 करोड़ रुपए हो गया है और नेट प्रॉफिट 98.6% की छलांग लगाकर 170.9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नंबर तो कमाल के हैं। तो अब यहां मैं एक बात साफ साफ पूछना चाहता हूं, क्या कंपनी सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना रही क्योंकि उनके गोदाम में जो टन भर सोना रखा हुआ था वो अचानक 70% महंगा हो गया? मेरा मतलब है ये तो सिर्फ किस्मत का खेल हुआ ना। हाँ, आपके पास इन्वेंट्री है, बाजार में रेट बढ़ा और आपकी बैलेंस शीट चमक उठी। इसमें कंपनी की क्या महान रणनीति है? देखिए, मुझे लगता है यहाँ हम पीएनजी के बिजनेस मॉडल को थोड़ा गलत समझ रहे हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर ज्वेलरी कंपनियों के बारे में होती है। अच्छा, अगर कंपनी सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने पर दांव लगा रही होती, तो जरा सोचिए, जिस दिन सोने की कीमत 20% गिर जाएगी, उस दिन क्या होगा? रातों रात उनका प्रॉफिट स्वाहा हो जाएगा। बिल्कुल, वे दिवालियापन के कगार पर आ जाएंगे। पीएनजी जैसी दिग्गज कंपनियां ये जुआ नहीं खेलती। वे 100% हेजिंग रणनीति का इस्तेमाल करती हैं। 100% हेजिंग, इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को सोने की कीमत के उतार चढ़ाव से पूरी तरह अलग कर लिया है। अगर सोना कल आधा भी हो जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वे धातु के व्यापारी नहीं हैं, वे डिजाइन के व्यापारी हैं। तो ये काम कैसे करता है? चलिए, इस हेजिंग को डिकोड करते हैं। उनकी इन्वेंट्री का बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया है कि कीमत का जोखिम 0 हो जाए। उनकी कुल इन्वेंट्री का लगभग 30% हिस्सा वही पुराना सोना है जो ग्राहक एक्सचेंज में देकर गए हैं। अच्छा, जो कि एक तरह का नेचुरल हेज हो गया। हाँ, इसके बाद लगभग 20 से 25% हिस्सा जीएमएल यानी गोल्ड मेटल लोन से आता है। ये गोल्ड मेटल लोन का कॉन्सेप्ट थोड़ा जटिल रखता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। मान लीजिए पीएनजी को गहने बनाने के लिए 10 किलो सोने की जरूरत है। आम बिजनेस क्या करेगा? वो बैंक जाएगा, कैश का लोन लेगा, बाजार से 10 किलो सोना खरीदेगा। ठीक है, अब अगर सोने की कीमत गिर गई तो नुकसान कंपनी का। लेकिन गोल्ड मेटल लोन में ऐसा नहीं होता। पीएनजी बैंक से कैश नहीं मांगता, वो सीधे 10 किलो सोना उधार लेता है। वेट, अच्छा, मतलब लोन रुपए में नहीं, सोने के वजन में है। एकदम सही। बैंक ने 10 किलो सोना दिया, पीएनजी ने उसके गहने बनाए, शोरूम में रखे और बेच दिए। जब बैंक को लोन चुकाने की बारी आती है तो पीएनजी को बस 10 किलो सोने की उस दिन की कीमत चुकानी होती है या फिर उतना ही सोना वापस करना होता है। वाह, इसमें कंपनी ने सोने की कीमत का कोई रिस्क नहीं लिया। ग्राहक ने जिस दिन जिस रेट पे गहना खरीदा, उसी रेट पर कंपनी ने बैंक का हिसाब कर दिया। ये तो बहुत स्मार्ट है। और बाकी का क्या? बाकी जो 15 से 16% इन्वेंट्री बचती है, उसे वे F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए हेज करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब वो जो शेयर बाजार वाला होता है? हाँ, लेकिन कमोडिटी मार्केट में। आसान शब्दों में कहें तो वे भविष्य की किसी तारीख के लिए आज ही सोने की एक निश्चित कीमत तय कर लेते हैं, ताकि कल को अगर बाजार में भारी उथल-पुथल भी हो तो उन्हें पहले से पता हो कि उनका सोना किस भाव पर लॉक है। कोई सरप्राइज नहीं। वाह, 30% पुराना सोना, 25% गोल्ड मेटल लोन और बाकी का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉक। मतलब सोने का भाव चाहे आसमान छुए या पाताल में जाए, इनकी इन्वेंट्री पर कोई असर नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर प्रॉफिट सोने के दाम बढ़ने से नहीं आ रहा है, तो फिर ये 98% का प्रॉफिट जंप आया कहाँ से? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मार्जिन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मैनेजमेंट ने एक बेहद कड़ा फैसला लिया है। कौन सा फैसला? उन्होंने अपने जीरो मार्जिन रिफाइनरी बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। रिफाइनरी बिजनेस मतलब जो बिजनेस सिर्फ टर्नओवर दिखा रहा था लेकिन कमाई 98p भी नहीं दे रहा था? बिल्कुल। उसे बंद करके उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी और फोकस को उन उत्पादों की तरफ मोड़ दिया है जहां असली पैसा बनता है,
यानी मेकिंग चार्जेस। और यहीं एंट्री होती है स्टडेड ज्वेलरी की। स्टडेड ज्वेलरी, जिसमें हीरे और कीमती पत्थर जड़े होते हैं। हाँ, अर्निंग्स कॉल के डेटा में इसका एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। स्टडेड ज्वेलरी की बिक्री में वैल्यू के आधार पर 52% की भारी वृद्धि हुई है। 52%, जो कि बहुत बड़ा जंप है। और कुंदन और पोल्की जैसी हैवी डिजाइनर ज्वेलरी को भी इसमें मिला दें तो कुल बिक्री में स्टडेड ज्वेलरी का अनुपात अब लगभग 10% हो गया है। और मैनेजमेंट शांत बैठने वाला नहीं है। उनका लक्ष्य इसे अगले 3-4 वर्षों में 13 से 14% तक ले जाने का है। देखिए, ये शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझिए कि एक प्लेन सोने की चेन बेचने पर मेकिंग चार्ज मुश्किल से 8 से 10% होता है। ठीक है। लेकिन जब आप एक अंगूठी में हीरा जड़ देते हैं तो ग्राहक सिर्फ सोने का पैसा नहीं दे रहा होता, वो उस हीरे की कटिंग, उसकी डिजाइनिंग और उस पूरे क्राफ्ट का प्रीमियम चुकाता है। स्टडेड ज्वेलरी में मार्जिन बहुत अधिक होता है। बिल्कुल, और यहीं पर पीएनजी की ब्रांडिंग की रणनीति एक मास्टर क्लास बन जाती है। अगर हम देखें कि वे इस हाई मार्जिन प्रोडक्ट को बेच कैसे रहे हैं। हाँ, वो रणबीर कपूर वाला एंगल। हाँ, उन्होंने अपनी मुख्य पीएनजी ब्रांड के लिए बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को अपना चेहरा बनाया है। ये ब्रांड दशकों पुरानी विरासत, भरोसे और उन परिवारों को टारगेट करता है जो शादियों के लिए पारंपरिक गहने खरीदते हैं। लेकिन इसके ठीक समानांतर उन्होंने एक बिल्कुल नया सब ब्रांड लॉन्च किया है, लाइट स्टाइल। और इसके लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये एक बहुत ही सधा हुआ कदम है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई दशकों पुरानी भारी भरकम और मजबूत एसयूवी बनाने वाली कंपनी अचानक से एक स्लीक, अर्बन और स्मार्ट इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी का सब ब्रांड लॉन्च कर दे। दोनों के ग्राहक बिल्कुल अलग हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। लाइट स्टाइल असल में ज्वेलरी मार्केट का अर्बन ईवी ही है। हाँ, भारी सोने के गहने जो पीएनजी बेचता है वो ज्यादातर शादियों या बड़े त्योहारों पर खरीदे जाते हैं। इनकी प्लानिंग महीनों पहले से होती है, परिवार साथ बैठकर बजट बनाता है। लेकिन लाइट स्टाइल का पूरा फोकस इम्पल्स बाइंग पर है। इम्पल्स बाइंग यानी अचानक से बिना किसी लंबी प्लानिंग की खरीदारी करना। हाँ, मान लीजिए कोई यंग वर्किंग प्रोफेशनल है, उसे अपना पहला प्रमोशन मिला है या किसी एनिवर्सरी पर उसे अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट करना है, तो वो महीनों इंतजार नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, वो महीनों तक सेविंग नहीं करेगा। वो एक मॉल में जाएगा और एक स्लीक सी डायमंड पेंडेंट या रोज गोल्ड की हल्की अंगूठी खरीद लेगा। लाइट स्टाइल इसी यूथ को टारगेट कर रहा है। इन गहनों का वजन बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें लाइट वेट ज्वेलरी कहा जाता है। लेकिन इनका डिजाइन इतना आधुनिक और शानदार होता है कि ग्राहक खुशी खुशी भारी मेकिंग चार्ज देता है। मतलब सोने का इस्तेमाल कम लेकिन मुनाफा सबसे ज्यादा। बिल्कुल। वर्तमान में लाइट स्टाइल कुल बिक्री का लगभग 5 से 6% है, लेकिन वे इसे 10% तक ले जाने की आक्रामक योजना बना रहे हैं। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक कनेक्टिंग लिंक है। हाँ, ये एक पुल है जो पीएनजी को उन भविष्य के युवा ग्राहकों से जोड़ रहा है जिन्हें शायद भारी कंगन पहनना कभी पसंद ही ना आए। तो एक तरफ पारंपरिक परिवार है जो शादी के लिए भारी सोना ले रहे हैं, और दूसरी तरफ युवा प्रोफेशनल्स हैं जो रोज ऑफिस में पहनने के लिए लाइट स्टाइल ले रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। बहुत स्मार्ट। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। आप कागज पर कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, उसे जमीन पर उतारने के लिए आपको स्टोर खोलने होंगे। इस दोहरे ब्रांडिंग दृष्टिकोण के साथ कंपनी का विस्तार मॉडल क्या है? विस्तार की योजना बहुत तेज है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स। हाँ, अगर हम स्टोर काउंट देखें तो Q3 के अंत तक उनके पास कुल 66 स्टोर थे, और सबसे ताजा एंट्री बिहार के पटना शहर में हुई है। पटना में? हाँ। यानी पीएनजी अब सिर्फ महाराष्ट्र का ब्रांड नहीं रहा, वो उत्तर और मध्य भारत में गहराई से पैठ बना रहा है। मार्च 2026 तक उनका लक्ष्य 78 से 80 स्टोर तक पहुंचने का है, और FY27 में वे 25 नए स्टोर खोलने वाले हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन 25 नए स्टोर्स में से 50% पारंपरिक पीएनजी के होंगे और बाकी 50% सिर्फ लाइट स्टाइल के। अच्छा। कुल मिलाके वे 105 स्टोर के जादुई आंकड़े को छूने वाले हैं। लेकिन एक पीएनजी स्टोर और एक लाइट स्टाइल स्टोर खोलने के खर्चे में तो जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर पता चलता है कि लाइट स्टाइल वित्तीय रूप से इतनी शानदार रणनीति क्यों है। जब आप एक पारंपरिक पीएनजी स्टोर खोलते हैं तो आपको 3000 से 4000 वर्ग फुट की बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि भारी सामान रखना है। हाँ, आपको भारी सोने के कंगन, बड़े बड़े नेकलेसेस डिस्प्ले करने, ग्राहकों को बैठाने के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का कैपेक्स यानी दुकान का इंटीरियर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च लगता है।
2 करोड़ तो सिर्फ बनाने का हो गया। हाँ, लेकिन जो चीज सबसे भारी है वो है इन्वेंट्री। एक पीएनजी स्टोर में 55 से 60 करोड़ रुपए का सोना भरना पड़ता है। 60 करोड़ रुपए सिर्फ एक दुकान में सामान भरने के लिए? ये तो बहुत बड़ी पूंजी फंसाने वाली बात है। यही पारंपरिक ज्वेलरी बिजनेस का सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन अब जरा एक लाइफस्टाइल स्टोर के अर्थशास्त्र को देखिए। बताइए। इसके लिए मात्र 1000 से 1500 वर्ग फुट की जगह चाहिए। कैपेक्स सिर्फ 70 लाख रुपए है और इन्वेंट्री केवल 8 से 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 10 करोड़? इतना बड़ा अंतर कैसे? क्योंकि हीरे की अंगूठियां और पतली चेन बहुत कम जगह घेरती हैं। आपको भारी तिजोरियां नहीं चाहिए, आपको शानदार लाइटिंग और खूबसूरत डिस्प्ले चाहिए। हाँ, लॉजिकल है। 10 करोड़ रुपए की स्लीक डायमंड ज्वेलरी आपको उतना ही मुनाफा दे सकती है जितना 50 करोड़ का भारी सोना, क्योंकि मार्जिन का खेल पूरी तरह अलग है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत कम पूंजी लगाकर तेजी से कई शहरों में अपने स्टोर खोल सकती है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी हासिल कर सकती है। ये तो वाकई गेम चेंजिंग है। लेकिन एक बात बताइए, जब वे महाराष्ट्र से निकलकर यूपी और बिहार जैसे एकदम अलग सांस्कृतिक बाजारों में जा रहे हैं, तो क्या ग्राहकों की पसंद में कोई बदलाव देखने को मिलता है? क्योंकि पटना का ग्राहक पुणे के ग्राहक जैसा तो नहीं सोचेगा। बहुत बड़ा बदलाव है और मैनेजमेंट ने इसे बहुत बारीकी से स्टडी किया है। ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र के बाजार में उनका 40% काम मेक टू ऑर्डर होता है। मेक टू ऑर्डर यानी ग्राहक स्टोर में आते हैं, ऑर्डर देते हैं और फिर हफ्ते 10 दिन बाद उनका गहना बनकर आता है। ऐसा क्यों? ये एक क्षेत्रीय खासियत है, खासकर चूड़ियों और अंगूठियों की साइजिंग के कारण। महाराष्ट्र के ग्राहक अपने नाप और वजन के हिसाब से कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनवाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके लिए शुद्धता और परफेक्शन बहुत मायने रखता है। अच्छा। लेकिन जब पीएनजी ने यूपी और बिहार जैसे नए बाजारों का विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि वहां मेक टू ऑर्डर केवल 25 से 28% है। तो यूपी बिहार के लोग क्या खरीद रहे हैं? वे पहले से बनी हुई तैयार और फैंसी स्टडेड ज्वेलरी ज्यादा पसंद करते हैं। वहां का ग्राहक शोरूम में आता है, उसे जो डिजाइन पसंद आता है वो तुरंत उसका पेमेंट करता है और उसे पहनकर बाहर निकलना चाहता है। वे इंतजार करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि नए बाजारों में उनकी इन्वेंट्री बहुत तेजी से बिक रही है। एकदम सही। और इसी वजह से कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत बेहतर हो रहा है, जो कि अभी 3.2 गुना के एक बहुत ही स्वस्थ स्तर पर है। माल बन रहा है, शोरूम में आ रहा है और तुरंत बिक रहा है। एक क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और कंज्यूमर बिहेवियर को समझना किसी भी ब्रांड के सफल विस्तार के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इनकी वित्तीय मजबूती की बात करें तो मैनेजमेंट के हौसले बुलंद हैं। वो तो नंबर्स ही बता रहे हैं। हाँ, पीएनजी FY26 में 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रख रही है और FY27 के लिए ये लक्ष्य 12,000 करोड़ रुपए का है। और सबसे खास बात जो मुझे इस अर्निंग्स कॉल में लगी कि ये पूरा विस्तार, ये सारे नए स्टोर्स बिना किसी नए कर्ज यानी डेब्ट के खोले जाएंगे। ये किसी भी रिटेल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे अपने आंतरिक मुनाफे या इंटरनल अक्रूवल से ही अपने विस्तार को फंड कर रहे हैं। हाँ, हालांकि उन्होंने QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की मंजूरी लेके रखी हुई है। देखिए, QIP बस एक बैकअप है। आसान भाषा में कहें तो ये बड़े संस्थागत निवेशकों से अचानक इमरजेंसी फंड जुटाने का एक विकल्प है। मतलब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो? हाँ, मान लीजिए कल को कोई बहुत बड़ी कंपनी बिकने को तैयार हो जाए और पीएनजी को उसे रातों रात खरीदना हो तो QIP के जरिए वे तुरंत पैसा उठा सकते हैं। लेकिन उनके सामान्य ऑपरेशंस और स्टोर विस्तार के लिए उन्हें किसी बाहरी पैसे या कर्ज की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही परिपक्व और सुरक्षित तरीका है। कर्ज का बोझ न होने से वे भविष्य में किसी भी आर्थिक मंदी या सोने की कीमतों में अचानक गिरावट का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल। पीएनजी सिर्फ सोने की बढ़ती कीमतों की लहर पर आंखें बंद करके सवार होने वाली कंपनी नहीं है। उन्होंने एक ऐसा चतुर और लचीला बिजनेस मॉडल बनाया है जो हर मौसम में काम करता है। उन्होंने 100% हेजिंग के जरिए सोने की कीमतों के क्रैश होने के जोखिम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के जरिए भारतीय घरों में रखी पुरानी संपत्ति को एक नए बिजनेस इंजन में बदल दिया है। रिफाइनरी जैसे बिना मुनाफे वाले बिजनेस को बंद करने का कड़ा फैसला लिया है। और सबसे अहम बात, लाइफस्टाइल और हाई मार्जिन स्टडेड ज्वेलरी के जरिए
उन्होंने खुद को उस युवा पीढ़ी के लिए तैयार कर लिया है जो भविष्य का बाजार तय करेगी। एकदम सही। जब हम इस तरह के अर्निंग्स कॉल का विश्लेषण करते हैं तो हमें बैलेंस शीट के नंबरों के पीछे काम करने वाली मानवीय मनोविज्ञान और कॉर्पोरेट दूरदर्शिता दिखाई देती है। ये सिर्फ एक ज्वेलरी ब्रांड की कहानी नहीं है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक पारंपरिक उद्योग जो सदियों से एक ही तरीके से चल रहा था, वो आधुनिक वित्तीय रणनीतियों, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट और शार्प ब्रांडिंग के जरिए खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट कर सकता है। एकदम सही बात है। बाजार का गुरुत्वाकर्षण अपनी जगह है, कीमतें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी का रॉकेट सही दिशा में है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले आज की चर्चा से ही निकला एक सवाल है जो आगे आने वाले समय में इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। वो क्या? एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुरक्षित निवेश चाहने वाले लोग अब डिजिटल बुलियन या गोल्ड ETF की तरफ जा रहे हैं, जहां भौतिक सोने को घर में रखने और उसकी सुरक्षा करने का कोई झंझट नहीं है। और दूसरी तरफ जो नई युवा पीढ़ी है वो रोजाना पहनने के लिए लाइट स्टाइल जैसी हल्की, स्मार्ट और हीरे जड़ी ज्वेलरी पसंद कर रही हैं। सही बात। तो क्या भविष्य में वो भारी भरकम पारंपरिक सोने की ज्वेलरी पूरी तरह से चलन से बाहर हो जाएगी? क्या आज के वो भारी गहने जिन्हें हम बहुत चाव से और सालों की प्लानिंग के बाद खरीदते हैं, कल केवल ओल्ड गोल्ड की वो करेंसी बनकर रह जाएंगे जिन्हें बस पिघलाकर भविष्य का हल्का और फैशनेबल डिजाइन तैयार किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ PNG नहीं बल्कि पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री की अगली सदी तय करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।